अच्छा, तो पिछली बार हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करा था सुराध्यक्ष पर, पर्सन इन चार्ज ऑफ दारू लिकर मदिरा। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो गणिका पर हम लिखेंगे, गणिकाध्यक्ष। पर उसके पहले और एक है विच इज 26वां अध्याय ऑन सूनाध्यक्ष। तो ये भी बहुत रोचक है। सो सूना का अर्थ होता है फ्लैश, मीट। तो ये सूनाध्यक्ष जो है ही इज वैसे इन चार्ज ऑफ मीट। कहीं कहीं स्लॉटर हाउस कहते हैं, बट इट्स नॉट रियली स्लॉटर हाउस, इट्स बेसिकली मीट इन चार्ज। और जो मुझे बहुत ही इसमें अच्छी बात लगी इज दैट इसकी जो शुरुआत है ना, तो नाम तो है सूनाध्यक्ष, इन चार्ज ऑफ फ्लैश या इन चार्ज ऑफ मीट, पर इसकी शुरुआत होती है कि किनको नहीं मारना है। हाँ, सो द फोकस ऑन किनको प्रोटेक्ट करना है, रादर किसको मारना है। दैट इज द की पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो हम देखते हैं, हम शुरू करते हैं। इसके कुछ श्लोक पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, रादर नॉट श्लोक रियली। तो पेज नंबर 202 शुरुआत का जो पहला ही चैप्टर, पहला ही वाक्य है, 26वां अध्याय, 26 अध्याय, पेज नंबर 202। सूनाध्यक्षः प्रतिष्ठा अभयानाम अभयवनवासिनां च मृग पशु पक्षी मत्स्यानां बंध वध हिंसायां उत्तमं दंड कारयेत्। तो शुरुआत इससे होती है कि किसको दंड दिया जाए। तो सूनाध्यक्ष का मेन काम है दंड देना। किसको दंड देना? ऐसे लोगों को जो प्रतिष्ठ अभयानाम, अभय वनवासी नाम, अभय जिसको भय ना हो, भय किसको जो ना हो, जो स्टेट से प्रोटेक्टेड हो। तो ऐसे पक्षी जिनके लिए, ऐसे पशु पक्षी मत्स्य जिनके लिए कहा गया हो कि इनका हनन नहीं होगा, इनका वध नहीं होगा, वैसे। और जो अभय वन में हो, जो सैंक्चुरीज में हो, वहां पर उन्होंने जो जू या सैंक्चुरीज या गार्डन्स रखे हो जहां पर ये सारे प्राणियों के ऐसी जगह बनाई हो जहां पर वो अभय रह सके, जहां पर वो बिना डर के रह सके। क्यों बिना डर के? क्योंकि उनको कोई मार ना सके। ऐसे पक्षी, मृग, मत्स्य, पशु, इनको मारेगा कोई या उनको बंधन में रखेगा या उनको टॉर्चर करेगा, उन सबको दंड देना, ये सूनाध्यक्ष का काम है। बेसिकली ऐसे जो प्रोटेक्टेड रक्षित प्राणी जो है, उनकी रक्षा करना, इंश्योर करना कि कोई उनको मारे नहीं, ये तो सूनाध्यक्ष का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो पहली कहा। उसके बाद है कुटुंबी नाम अभयवन अपरिग्रहेशु मध्यम, कि अगर वो गृहस्थ है, अगर ये काम किसी गृहस्थ ने किया मारने का, तो उसको थोड़ा सा कम दंड। क्यों? क्योंकि द बिलीफ है कि जो नॉर्मल सिनारियो में कब मारेंगे आप, जब आपको बेचना हो, या तो मांस बेचना हो, या तो उसका जो नाखून या क्लॉज या सींग या ऐसा कुछ आपको बेचना हो, तो यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। इस सिनारियो में आपको सबसे ज्यादा दंड। परंतु अगर कोई गृहस्थ किसी ना किसी कारणवश, नॉट फॉर अ बिजनेस पर्पस, ऐसे किसी का हनन कर देता है, तो उसको भी दंड तो मिलेगा, पर शायद उससे थोड़ा सा कम। फिर अप्रवृत्त वधानाम मत्स्य पक्षिणाम बंध वध हिंसायां पादोन सप्त विंशतिपणम अत्ययम कुर्यात्, कि ऐसे प्राणी, ऐसे मत्स्य वगैरह वगैरह जिनका हनन करना प्रोहिबिटेड हो, ठीक है, भले ही वो अभय वन में ना हो, ठीक है, बट जिनका कहा गया है कि इनको नहीं मार सकते, ऐसे जो है अप्रवृत्त वधानाम, जिसका वध नहीं हो सकते, ऐसे जो है उनको अगर आप मारोगे, ऐसे पक्षी या मत्स्य को आप मारोगे, मत्स्य मतलब मछली, तो आपको सम अमाउंट ऑफ दंड देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है पादोन सप्त विंशति, 27.14, ऐसा 27.25 पण, जो भी उसका ये है, उतना आप फाइन दोगे। अगर ऐसे मृग और पशु है, ऐसे डियर और बाकी प्राणी है जिनका वध प्रोहिबिटेड हो, निषेध हो, तो उनको उसे डबल भरना पड़ेगा। अच्छा, अब प्रवृत्त हिंसा नाम अपरिग्रहिता नाम षडभागम ग्रहणीयात्, जिनकी, ऐसे प्राणी जिनका हंटिंग
जिनका किलिंग, जिनका स्लॉटरिंग अलाउड हो, ठीक है, विच इज अलाउड, प्रवृत्ताना, ऐसे जो प्राणी है प्रवृत्त हिंसाया, कि मतलब इनको आप मार सकते हो, दे आर नॉट इन द प्रोहिबिटेड लिस्ट। और अगर वो अभय वन में ना हो, अपरिग्रहिता नाम, कि अभय वन में तो है वो, तो कोई किसी को भी आप नहीं मार सकते, पर अगर वो अभय वन में ना हो तो आप मार सकते हो। और आप मार सकते हो विच इज अ ट्रेड, अ वर्क दैट यू आर डूइंग, तो क्या होगा, उसका षडभागम ग्रहणीयात, उसको आप टैक्स भरोगे, उस पर जो भी आपका ड्यूटी पर भरोगे। व्हाट इज द ड्यूटी? द ड्यूटी इज 16.66%, जो यूजुअल ड्यूटी आपको भरना है। अच्छा, उसके अलावा मत्स्य पक्षिणाम दश भागम अधिकम, ठीक है, उसके ऊपर कुछ और ड्यूटी। पर एक बात वो आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं पक्षी मृगाणाम जीवित षडभागम अभय वनेषु प्रमुच्येत। अगर प्राणी जिंदा हो, ठीक है, जैसे पक्षी, पॉसिबल है कि कितने सारे जो पक्षी है वो उन्होंने पकड़े हो, दोज हु आर अलाउड, उनको पकड़े हो, तो वो उनको मार दिया हो, ये आवश्यक नहीं है, वो नेट वेट डाल के मे बी वो पक्षी जिंदा हो, अभी तक उनको मारा नहीं गया हो, तो उसमें जो आप जो टैक्स कलेक्ट करोगे, तो दैट इज नॉट रेवेन्यू, यू आर टेकिंग द पक्षीज देमसेल्व्स, ठीक है। 1/6 अगर आपने 6, वो जो व्याध है या हंटर है उसने 6 पक्षी पकड़े हैं, तो उसमें से 1/6 मतलब एक पक्षी जो है वो आप टैक्स के रूप में ले लोगे, ठीक है, और उसको क्या करोगे, अभय वनेषु प्रमुच्येत, उसको छोड़ दोगे आप वापस वन में जहां पर वो रह सकते। तो इसमें भी जो जीवित है उसमें भी आप टैक्स, वो प्राणी लोगे और उसको छोड़ दोगे। अच्छा, इसमें वो पक्षी मृगाणाम, पक्षी और डियर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मत्स्य का तो ऐसे हो ही नहीं सकता है ना, मत्स्य को तो जैसे ही आप पकड़ोगे वो बेचारे मर ही जाएंगे, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उन केसेस में यू टेक द वैल्यू, जैसे अगर वो मत्स्य को बेचकर जो वैल्यू मिल रहा हो उसका 1/6 भाग, सो देन यू टेक द टैक्स। बट वो क्या है, अगर वो जीवित है तो आप उनको लोगे और छोड़ दोगे, अगर जीवित नहीं है, अगर उनकी मृत्यु ऑलरेडी हो गई हो, तो फिर आप उस पर आप वैल्यू लोगे, जो भी बेचा जाता है उस हिसाब से। फिर आगे वो क्या कहते हैं, अच्छा फिर आगे कुछ ये है कि कौन से ऐसे पशु पक्षी है जिनको आप नहीं मार सकते, विच इज विहार पक्षियों मंगल पक्षी या मंगल प्राणी, जिसको ऑस्पिशियस माना जाता है, वैसे प्राणी, वैसे पक्षी जो है उसको आप कभी भी पकड़ोगे नहीं, मारोगे नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब है, उसको उनकी रक्षा करना। रक्षा अतिक्रमे पूर्व साहस दंड, अगर उनका जो भी उसके रक्षा करने के इंचार्ज हो, जिनको उनकी रक्षा करने का दिया गया हो, या उसकी रक्षा नहीं करके उनको मार दे, कोई बंधन में डाल दे, तो उनको आप दंड दोगे। सो दे गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राणी। समुद्र हस्त बेसिकली वो जो सी हॉर्स, वैसे सी एलिफेंट कुछ है, फिर मत्स्य सारस कुछ पक्षियों के नाम है, क्राउंच वगैरह वगैरह, हु आर इन द प्रोटेक्टेड लिस्ट। फिर वो आगे कहते हैं कि आप मांस बेचोगे कैसे, ठीक है, बिकॉज दिस इज फॉर फ्लैश, फॉर मीट। तो 10वां वाक्य है, मृग पशु नाम अन अस्थि मासम सद्योथम विक्रीणिरन। अन अस्थि, अस्थि मतलब बोन्स, तो आप जब मांस की बिक्री करते हो तो वो बोनलेस होना चाहिए, ठीक है, वो बोनलेस होना चाहिए और वो फ्रेश होना चाहिए। अगर आप बोन वाला मांस, अस्थि वाला मांस बेचते हो, तो आगे उसमें लिखा है कि उसका जो वजन है ना, जितना जो केवल मांस का वजन है, उसी का आप पैसा ले सकते हो। अगर आप अस्थि के सहित लोगे तो वो फ्रॉड हो जाएगा और आपको उस पर दंड देना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वाक्य 13, वत्सो वृषो धेनुश्च एषाम अवध्या। जो गाय का बछड़ा है, गाय स्वयं है या वृषभ है, ये सारे के सारे अवध्य है, इनको आप मार नहीं सकते। घटः 50 दंड, अगर आपने मारा तो आपको कितना, 500 रुपए दंड देना, 500 जो भी है वो दंड देना पड़ेगा। उनको परेशान किया तो भी आपको इतना दंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो गाय को ना मारना, गाय अवध्या जो है, वो हम हमेशा से मानते आ रहे हैं, अर्थशास्त्र के समय भी ये था कि गाय के बछड़े और इवन वृषभ का कोई को तुम नहीं मार सकते, वो अवध्य है। अच्छा, इसके अलावा वो जो कंटिन्यूइंग कि कैसा मांस बेच सकते हो, तो अगर ऐसे प्राणी हो जिनका सर
केवल धड़ धड़ हो, सर ना मिला हो, या ये वो स्वयं अपने आप से उनकी मृत्यु हो गई हो, इस या उसमें से दुर्गंध आती हो, तो ऐसा मांस आप नहीं बेचोगे, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या किसी की सेहत पे असर हो सकता है, तो ऐसा मांस नहीं बेचोगे, और अगर बेचोगे तो उस पर दंड देना पड़ेगा। फिर ये, हाँ ठीक है, तो बेसिकली दिस इज फॉर द सुनाध्यक्ष। बट एज आई सेड, मुझे सबसे ज्यादा इसमें रोचक बात ही यही लगी कि कहते हैं वो इंचार्ज ऑफ मीट या फ्लैश, परंतु सबसे पहले किनको प्रोटेक्शन देना है और अगर उनको मारा गया तो दंड देना है, ये बात सबसे पहले उन्होंने स्पेसिफाई करी है, इवन बिफोर स्लॉटरिंग, सेलिंग ऑफ मांस है। तो यही है ना कि वो जो इनहेरेंट सिविलाइजेशनल गुण आपका है, आप किस चीज को महत्व देते हो। ऐसा नहीं है कि आप को मांस नहीं खाना है या ऐसा कुछ नहीं है, लोग खाते थे, पीपल वर नॉन वेजिटेरियन, ये सब तभी भी था, ठीक है, परंतु ये सब खाने के पश्चात देयर इज अ सर्टेन वैल्यू सिस्टम इन योर सिविलाइजेशन, दिस इज व्हाट इट शोज, कि हिंसा करनी पड़ती है खाने वाने के लिए। हाँ हाँ, रोहित कह रहे हैं कि इन व्याध गीता धर्म व्याध says to Kaushik that he only sells to meat, deer and boar. Boar is basically pig जैसा जो होता है। तो हाँ, तो वो तो he was selling to meat, but there were others who could sell other kinds of meats as well. परंतु ये जो धर्म की आपने जो व्याध गीता की बात कही रोहित, तो उससे मुझे याद आ रहा है, आई थिंक महाभारत का एक अत्यंत सुंदर प्रसंग व्याध गीता है। मैं जब महाभारत अनरावल लिख रही थी तो आई स्ट्रगल्ड कि शुड आई इंक्लूड इट, शुड आई नॉट इंक्लूड इट, बट समहाउ वो बहुत बड़ा भी हो रहा था, तो मैंने वो उस टाइम पे ड्रॉप कर दिया। अभी मुझे कई बार लगता है कि आई प्रॉब्ली शुड हैव इंक्लूडेड इट, बट इट्स अ वेरी स्टोरी, तो आई जस्ट व्याध गीता अनरावल्ड नेक्स्ट बुक। So the most surprising part was, not diverting off the topic, but in the end reveal होता है व्याध is a very rich guy, you know, उसके पास घर है, महल है, नौकर चाकर है। So I was like thinking ये कोई सादा कसाई होगा करके, but he was a pretty rich guy actually. सादा वैसे कहा जाए तो वो सादा कसाई ही था, but the thing is सादे कसाई की भी लाइफस्टाइल अच्छी थी। Yeah, that was very surprising actually. That's the point, right? अगर हम of course I'm also going a little astray, पर एक वो मैंने आपको एक बार कहा था शायद कि एक ग्राफ है where this guy again I forget his name, उसने he has mapped out कि इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी वर्सेस वर्ल्ड इकोनॉमी पिछले 2000 वर्ष में कैसी थी, ठीक है। तो भारत जो है वो कितने वर्षों तक 25 to 30% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी था, वो गिरने कब से लगा, 1000 AD से, जब से इस्लामिक इन्वेजन वगैरह बढ़ते गए। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए 17th सेंचुरी में, उसके बाद तो एकदम धपाक करके नीचे गिर गया, ठीक है। अच्छा, जब भारत वाज 20 to 25-30% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसका मतलब इन जनरल एवरेज लाइफस्टाइल वुड हैव बीन गुड, लोगों के पास पैसा था। अब किन लोगों के पास पैसा होगा, आप ये बात समझिए कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे। जब इवन मुगल जो इस्लामिक इन्वेडर्स जो आना शुरू किया, वो यही समझते कि भारत सोने की चिड़िया है। क्यों थी भारत सोने की चिड़िया, क्या ट्रेड होता था, अपना जो कपड़ा था, अपने स्पाइसेस थे, ठीक है, अपने जो कारीगरी जो था, मेटल वर्क जो था, वो सब सेल होता था। ये कौन करता था? Was it the Brahmins who were doing all this work? No. Who was doing it? It was the V3, V4 वर्ण जिसकी हम बात करते हैं, है ना, जो ट्रेडर्स की, हम वैश्यों की बात करते हैं, जो शूद्रों की बात करते हैं, वो एक्चुअली इन्वॉल्व। इसका अर्थ कि ये जो इकोनॉमी चल रही थी और लाइफस्टाइल थी, वो इन लोगों की भी उतनी अच्छी थी, बिकॉज they were the people who were paying the tax। ना, अभी भी आप देखो, हम जो अर्थशास्त्र में भी कह रहे हैं, तो सारा जो उपजाऊ काम है, रिसोर्स जनरेशन का काम, वो कौन कर रहा है? क्योंकि ब्राह्मणों को तो कहा गया है कि आप क्या करोगे, यज्ञ वगैरह करोगे, फिर अध्यापन और अध्ययन आप स्वयं सीखोगे, लोगों को सिखाओगे, उसके अलावा आप क्या करोगे, दान स्वयं दोगे और दान ग्रहण करोगे, है ना। These were typically what the Brahmins did, और उनको इसके लिए of course they got royal patronage, वो शिक्षक थे वगैरह वगैरह, बट इससे कोई एकदम आप महल बनाने जितना पैसा नहीं कमाओगे। वो किससे होगा? वो जब आप रिसोर्स जनरेटिंग एक्टिविटी में हो तभी करोगे। क्या क्षत्रिय वो करते थे? नहीं। Of course there was ऐसा कोई स्ट्रिक्ट ये नहीं था, people moved around and stuff, but in general, right, अगर हम very specifically केवल वर्ण और one on one with professions की बात करें,
तो वो कौन था? वो यही लोग तो थे। तो जो हमारे ऊपर जो इन्वेजन, जो कॉलोनाइजेशन हुआ और उसमें जो इकोनॉमिक दुर्गति अपनी हुई, वो जो हम आज भी देख रहे हैं, है ना, वो हुई उसी स्लैब की है। Angus Madison, yes, exactly, Poonam ji, Angus Madison. I would request everyone to go and look at Angus Madison का जो चार्ट उसने दिया है. इनफैक्ट मैं कहूंगी कोई तो प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दो ताकि लोगों को पास वो आ जाए कि किस एक्चुअली वो दैट्स अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड ऑन गूगल, जाके गूगल करो तो मिल जाता है. डाल दीजिए, आपको जो भी कोई डाल सके वो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए. तो जो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं उस दौरान because of the economic policies of the British especially, और उसके पहले the exploitation of the Islamic invaders, वो सबसे ज्यादा वही कैटेगरी के लोग हुए जिसके कारण आज हम पॉवर्टी देखते हैं. तो जनरली जो अगर लोग कहते हैं कि अच्छा इट इज गिवन कि अच्छा जो शूद्र है वो गरीब, नहीं, ऐसा था नहीं, वो ऐसा हो गया है. और ये हम एज रोहित ने बहुत ही सुंदर तरीके से पॉइंट आउट करा कि व्याद गीता में वो कसाई है जिसके पास कौशिक नामक एक ऋषि है, उनको भेजा गया जाता है कि तुम उससे ज्ञान लो. और व्याद गीता का बेसिक पर्पस ही यही है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम का अपना महत्व होता है, हर काम करना होता है, परंतु आप किस भाव से करते हो वो महत्वपूर्ण है. सो दिस इज द जिस्ट ऑफ व्याद गीता इन वेरी वेरी शॉर्ट सिंपलिस्टिक टर्म्स. कि वो कौशिक जो है, उनको एक जो ऋषि मिलता है, वो कहते हैं कि तुमको, वो कौशिक ब्राह्मण है, ठीक है, वो ऋषि अपने आप को समझते हैं, पर उसको, अच्छा ये कौशिक और मुझे, मैं दूसरी अर्जुन वाली कौशिक की बात करती हूँ, अलग अलग है. यू सी दिस नेम ऋषि कौशिक कमिंग अप मल्टीपल टाइम्स बट दे आर नॉट द सेम. द पॉइंट बीइंग कि उनको एक ब्राह्मण को भी कहा गया कि यार तुम केवल ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं है धर्म की. तुमको अगर धर्म की समझ चाहिए तो एक तो तुम इस व्याध से जाकर मिलो, और दूसरा वो एक स्त्री के पास जाने की बात करते हैं कि एक गृहस्थ स्त्री है उसके पास तुम जाओ, उससे तुम्हें धर्म की सीख मिलेगी. तो ये तो बहुत ही सुंदर एपिसोड्स है महाभारत के जो आते हैं. आप उसकी बात कर रही हैं जिसमें वो ऋषि जी तपस्या करके उठते हैं और उसके ऊपर चिड़िया विष्ठा कर देती हैं, उसको कहा जाता है जाकर देखो तुमने चिड़िया जला दी. ये अलग है, ये अलग है. Anyways, coming back, sorry, but हाँ, thank you रोहित, आपने ये पॉइंट आउट करा और थोड़ा सा हम डिटोर हमने लिया, बट मुझे लगता है ये आवश्यक टॉपिक था. ओके, खैर, तो आगे बढ़ते हुए जो आज का, अच्छा एनीवेज, किसी और को कुछ कहना है? सॉरी, बिफोर आई मूव इनटू द गणिका अध्यक्ष वाला टॉपिक. ओके जी, आभा जी, आप कुछ कह रही हैं? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. 27वां अध्याय, गणिका अध्यक्ष. तो गणिका मतलब इन अ क्रूड सेंस वी थिंक ऑफ गणिका एज prostitutes, okay, but it doesn't necessarily mean only prostitutes. गणिकाओं के एक कैटेगरी में जो में prostitutes भी आएंगी, but these were also ladies who were, of course, सौंदर्य से बहुत ही सुंदर स्त्रियां होती थी और उनका काम होता था एंटरटेनमेंट. ठीक है, एंटरटेनमेंट थ्रू म्यूजिक, डांस एंड ऑफ कोर्स थ्रू सेक्स एज वेल. ठीक है, but not every ganika would necessarily be a prostitute only in the sense of a prostitute. Yeah, acha chalo, only selling body for money. ठीक है, it could be one part of a ganika's job. Also, not also there were some who were only doing this kind of sex work, जो prostitution में आएगा. पर इनका जो proper जो system गणिकाओं का हम देखें तो it was a lot more evolved than what is generally thought of, या what is generally thought of today. और अगर हम इसमें अर्थशास्त्र में देखेंगे तो उनका पूरा सिस्टम है, it is regulated, it is regularized, it is properly regulated. क्या, और वो लोग भी टैक्स भरते हैं, that is the best part. ठीक है, तो it is considered as a service. पूरा जो सर्विस इंडस्ट्री की तौर पे उसे देखा गया है. और आप देखोगे एक भी जगह ये चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे कोई प्रकार की जजमेंट नहीं है. बहुत ही सिंपली
इसको भी एक कार्य देखा गया है। जैसे इसके पहले सुनाध्यक्ष फ्लैश का था, इसके पहले हमने जो ये देखा था कि वो मदिरा बनाने के लिए जो भी इन्वॉल्व था, जो सोने का काम करने के लिए जैसे कारीगर काम करते हैं, है ना, जैसे कपड़े के लिए काम करते हैं, सूत्र के लिए, उसी तरीके से ये भी एक एक्सेप्टेड सर्विस इन द सोसाइटी माना गया है, ऐसा ये पढ़ने से हमें लगता है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं एंड लेट्स सी हम लोग हमारे क्या क्या विभिन्न विचार होते हैं एज वी ये चैप्टर को पढ़ते हुए। सॉरी तो 27वां अध्याय पेज नंबर 204, गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्षो गणिकान वयाम अगणिकान वयाम वा रूप यौवन शिल्प संपन्ना सहस्रेण गणिकाम कारयेत। गणिकाध्यक्ष का काम क्या है कि या तो जो ऑलरेडी गणिका के फैमिली से हो, ठीक है, या जरूरी नहीं है गणिका की फैमिली से हो, परंतु इंटरेस्ट हो, और जो भी ऐसी स्त्री हो जो रूप यौवन, जिसमें रूप हो, जो यंग हो, शिल्प संपन्ना, जो सारे आर्ट जो कलाएं हैं, है ना, कला कैसी, संगीत, नृत्य, खेलने की कलाएं, भाषा की कलाएं, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट्स, जो हमारे में 64 कला की बात आती है कि कोई भी स्त्री हो तो उनको 64 ये कलाएं आनी चाहिए। ठीक है, 64 टाइप ऑफ आर्ट्स आने चाहिए। तो शिल्प संपन्ना इज बेसिकली दैट कि ये लोग दे आर वेल ट्रेन्ड इन स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा, बिकॉज एज आई सेड इनका काम एंटरटेनमेंट होता था, और एंटरटेनमेंट इज नॉट जस्ट फन राइट, इट हैज टू बी इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। गणिकाओं का मुख्य काम तो राजा की सभा में होता था, राजा को एंटरटेन करना होता था, मंत्रियों को एंटरटेन करना होता था, तो उनको वो इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन वो दे सके, ये भी अत्यंत आवश्यक था। इसलिए ऐसा नहीं था कि कोई भी उठ के गणिका बन गया, नहीं। इसलिए यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ गणिकाओं की बात है कि आज किसी ने सोचा मैं गणिका बन जाऊं, नहीं, इस तरीके से नहीं। इट वॉज दैट गणिका अपॉइंट होती थी, लाइक फॉर्मली अपॉइंट होती थी गणिकाएं, जिनको अथॉरिटी मिलती थी कि आप, अच्छा, आज से आप ये गणिका का जो आपका फ्रेंचाइज इज द रॉन्ग वर्ड, पर आपका ये जो काम है वो आप चलाओगे। ठीक है, और वो अपॉइंटमेंट के समय उनको उनका जो पगार होता था वो था 1000 पन्ना, लाइक 1000 पन्ना उनको मिलता था। ठीक है, तो और कौन, या तो कोई गणिका की फैमिली में ऑलरेडी उनकी माँ शायद गणिका रही हो, या कोई घर पे गणिका रही हो, या तो आप उसी फैमिली से हो या तो आप उस फैमिली से नहीं हो, बट यू हैव टू बी ट्रेन्ड। इस तरीके से गणिका कैन बी अपॉइंटेड। कुटुंब अर्धेन प्रति गणिका, तो जो सबसे सुंदर, सबसे टैलेंटेड थी वो मुख्य गणिका, जिनको अपॉइंट होता था, पर उसके साथ असिस्टेंट गणिका है, जो शायद एकदम नॉट नेसेसरली सबसे ज्यादा राजाओं को एंटरटेन करे, ऐसा नहीं, और उसमें भी अलग अलग काम के लिए, अलग अलग चीजों के लिए गणिकाओं का काम होता था। तो यू नीडेड द मेन गणिका एंड उसकी असिस्टेंट गणिका है, या ये गणिकाओं की दासी, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक परिवार में एक जो गणिका का कॉर्पोरेशन या एक जो फ्रेंचाइज, जो भी आपको, उसमें गणिका होगी, गणिकाओं की ये असिस्टेंट्स या गणिकाओं की दासी या प्रति गणिका ऐसी होंगी, एक गणिका माता होगी, जो एक समय में गणिका थी, या तो एक्चुअल माता या तो नॉट नेसेसरीली एक्चुअल माता, बट हु वाज गणिका एट वन पॉइंट इन टाइम, पर अब उम्र हो गई है ना, तो वो गणिका मातृ कही जाएंगी, कि वो उस ग्रुप ऑफ गणिका एस्टैब्लिशमेंट का की इंचार्ज इन दैट सेंस वो होगी। ठीक है, बट देयर इज अ वन मुख्य गणिका जिसके अराउंड एक ऑर्गेनाइजेशन तो मैं नहीं कह सकती, पर एक छोटा सा ग्रुप होगा which runs around this one single गणिका who's appointed। ठीक है, जिसमें ऐसे असिस्टेंट गणिकाएं होंगी, ये मातृ गणिकाएं होंगी, और साथ साथ जो ये जो
नाद वाद जो म्यूजिक नृत्य उसके लिए जो भी काम करते होंगे, बिकॉज एज ए सेड एंटरटेनमेंट था तो ये सब भी होता था साथ साथ, तो वो लोग भी एक गणिका के साथ या तो अलग से काम करें या तो दे आर अ पार्ट ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट, उस तरीके से था। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया है ना, नाउ दैट एस्टेब्लिशमेंट हैज टू कंटिन्यू, तो उसके लिए क्या, निष्पतिता प्रेतयोः दुहिता भगिनी वा कुटुंब भरेत, कि सपोज कोई तो गणिका है जिसके नाम से एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया है कि अच्छा अपॉइंटमेंट के टाइम पे अपॉइंट कर दिया ये है, ठीक है। अब पॉसिबल है कुछ टाइम बाद या तो वो गणिका को गणिका का काम ना करना हो, या तो वो कहीं और चली गई हो, ठीक है, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा उस एस्टेब्लिशमेंट का, इट हैज टू कंटिन्यू, राइट। तो अगर वैसे ही रूप यौवन शिल्प संपन्न वो गणिका की कोई बहन है या दुहिता या उसकी बेटी है, तो उसको अपॉइंट किया जाएगा टू कंटिन्यू दैट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, उस वो करने के लिए। अगर वो नहीं है, ठीक है, बहन और पुत्री ऐसा कुछ है नहीं उसको, उस गणिका को, उस केस में क्या होगा कि जो गणिका की माता थी वो किसी प्रतिगणिका की और कोई सपोज ट्रेनिंग में या जो मुख्य गणिका जो नहीं थी या मुख्य गणिका की दासी थी बट उसमें पोटेंशियल हो, तो वो उसको भी इंचार्ज कर सकती है वो गणिका एस्टेब्लिशमेंट का। और अगर ऐसा कोई भी ना हो, अगर ऐसा कोई सक्सेशन प्लानिंग ना हुआ हो और कोई हायरेस ना हो, तो क्या होगा, तासाम अभावे राज हरे, तो इन दैट केस राजा जो है वो उसको डिसॉल्व कर देगा, he'll take over that, basically he'll dissolve, ठीक है। तो देन वो मुख्य गणिका को ये जो था, अच्छा ये मुख्य गणिका और ये सब एस्टेब्लिशमेंट की क्या क्यों आवश्यकता है, क्योंकि अगेन इट इज अ प्रॉपर रेगुलेटेड सिस्टम। एक तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आप उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो सर्विस का, है ना, एक तो आपने कुछ पैसे दिए भी है उनको, उसके अलावा आप जो उनका रेगुलर इनकम होता होगा उस पर आप टैक्स भी लेने वाले हो, और आपको ये जो सारे काम है, जैसे मदिरा के लिए भी हमने देखा था कि बहुत सारा क्राइम इन एस्पेक्ट्स इन एरियाज में हो सकता है, क्यों, क्योंकि हु विल कम हियर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, है ना। some of these professions, some of these क्या कहते हैं कि ये जो सुविधा, ये जो सुविधा है वो अट्रैक्ट ही तो ऐसे लोगों को करती है जिसमें पॉसिबल है कि अति हो जाए, ठीक है, बिकॉज दीज आर इंडल्जेंसेस। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी आएंगे, इसलिए उनको पर ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको कि क्या कोई क्रिमिनल तो नहीं आ रहा है, या फिर इन अ वे यू कैन यूज देम टू गेट टू द क्रिमिनल्स एज वेल, राइट। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए इसका रेगुलेटेड होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि फिर आप डेटा रख सकते हो, कौन आया कौन गया, क्या क्या वहां चल रहा है वगैरह वगैरह। इस सबका जो राजा है या जो सिस्टम है राज्य की, वो इसका सारा डेटा मैनेज कर सकती है, उसको ओवरसी कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है एज रिक्वायर्ड। इसीलिए हैविंग एस्टैब्लिशमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक करना, फॉर्मलाइज करना रादर अत्यंत आवश्यक है। ये हम जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, तो इन दैट सेंस इट इज क्वाइट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइज सिस्टम जो राजा ट्रैक करते थे स्वयं, जो मतलब जो राज्य द्वारा ट्रैक होता है। एनीवेज, फिर आगे जैसे आगे का मैं पढ़ नहीं रही, आई जस्ट टेल यू, जैसे अगेन लेवल ऑफ गणिका की, एक तो मेन गणिकाओं में भी अलग अलग लेवल्स होंगे, फिर उनकी प्रतिगणिकाएं होंगी। तो किस किस कार्य के समय गणिकाओं का काम होता था, एक तो एंटरटेनमेंट, वो सब तो एक चीज, पर उसके अलावा कि राजा को पंखे डालने का काम, उनके लिए पानी लाने का काम, ठीक है, अगर वो सिंहासन पे बैठे हैं तो मतलब वो कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो उनको पैर धोने करने का काम, उनको नहलाने करने का काम वगैरह वगैरह। इस सब में भी दासियों के साथ साथ कुछ कुछ गणिका प्रतिगणिकाएं होती थी। तो डिपेंडिंग ऑन वो कैसी थी, डिपेंडिंग ऑन उनका टैलेंट, उनको अलग अलग कामों में भी नियुक्त किया जाता था राजा के कार्य में। अच्छा, अब इसमें से जो बूढ़ी होती जाए उनको आप अगेन मातृ बना दो, इंचार्ज ऑफ, मतलब माता ऑफ सम ऑफ द यंगर गणिकास, क्योंकि उनको आपका ध्यान भी रखना है, उम्र भी कम है, तो उनको मैनेज हाउस होल्ड, उनका जो एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करने को भी कोई चाहिए, तो देन दे आर प्रमोटेड और डिमोटेड, आप जो भी कहो, टू मातृ गणिका लेवल। अच्छा, अब ऐसा भी ये ऑप्शन तो हमेशा होना चाहिए ना कि आपको गणिका नियुक्त किया है, आपको पैसे मिल रहे हैं, प्लस आपको सरकार भी जो है, जैसे मैंने वो कहा कि 1000 आपको जो महीने दर महीने दे रहे हैं,
ठीक है, तो आपको आपकी सैलरी भी मिले जा रही है, बिकॉज आपको जो राज्य चाहता है वो आप काम भी कर रहे हो। तो ये भी ऑप्शन तो होना चाहिए ना कि यू कैन गेट आउट ऑफ इट, अगर आपको नहीं वो काम करना हो तो देयर इज वो ऑप्शन भी उपलब्ध होना ही चाहिए कि यू कैन गेट आउट ऑफ इट। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, निष्क्रय चतुर्विंशति सहस्रो गणिकायाः, कि जैसे मैंने कहा उनके महीने और महीने 1000 पण वो देते कि उनको जो भी रकम दी जा रही है, स्पेशली जो राजा के अधीन है, ठीक है, जो राजा से नियुक्त जो गणिकाएं हैं उनको तो स्टेट सैलरी दे रहा है 1000 पणा पर मंथ। ऑफ कोर्स इसमें फिर प्रति गणिकाओं का आधा है, जो मेन गणिका है उसको 1000। तो अगर उनको नहीं काम करना है तो उनको क्या करना है, यू हैव टू रीपे सम ऑफ इट। जैसे वो बॉन्ड होता है ना अपना ऑफिस में भी, कि आप चाहो तो बॉन्ड तोड़ सकते हो, कि अगर 3 महीने की नोटिस अगर आपके ऑफिस में 3 महीने का नोटिस है पर उसके पहले ही आप चले जाना चाहते हो, तो जैसे कि अच्छा आप इतना पैसा भर दो, तो या तो दूसरी जो कंपनी है वो आपका वो बॉन्ड भर दे, या तो आप स्वयं बॉन्ड भर के निकल जाओ जल्दी, ठीक है, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल टू यू। उसी तरीके से अगर ये लोग 24,000 पण दे गणिका, तो वो उसमें से निकल सकती है और अपने जो चाहे वो कर सकती है, तो वो मुक्त हो सकती है। बिकॉज जो ईयर ऑन ईयर सैलरी जो दे रहे हैं दैट कम्स विद अ बॉन्ड, बट इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, आप बेसिकली 2 वर्षों की सैलरीज वापस देके उस काम से निकल सकते हो। सो दैट ऑप्शन वाज देयर। इसके अलावा 12,000 गणिका पुत्रस्य, तो अगर गणिका जो है उसको बेटी होती है, ठीक है, तो वो तो गणिका का कार्य आगे जाके कर सकती है, फैमिली टू फैमिली में इनहेरिटेड बिजनेस जैसे होता है, ठीक है, जैसे सर्विस का, जैसे बाकी सब में होता था उस तरीके से, है ना, कि शेतकरी जो किसान है उसका बेटा किसान, जो मटका बनाता है कुम्हार है उसका बेटा कुम्हार का काम करेगा। उसी तरीके से गणिका की जो बेटी है वो गणिका का काम करेगी, वही उसकी प्रॉपर्टी भी लेगी, ठीक है, जो इनहेरिटेंस उसे मिलेगा। परंतु उनको पुत्र भी होंगे तो पुत्र क्या काम करेंगे, तो राजा के जो और एंटरटेनमेंट के लिए, शिल्प के लिए जिसकी आवश्यकता हो, राजा के और कार्य जिसमें पुरुषों की आवश्यकता हो, तो उन कार्यों के लिए गणिका के पुत्र को रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब गणित और क्या काम कहा है उन्होंने, कुशील कर्म, बेसिकली वही, इट इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट रिलेटेड काम काज या शिल्प रिलेटेड काम काज। तो इसमें गणिका के पुत्रों को भी उनकी जीविका चल जाए, इस तरीके से उनको भी काम दिया जाएगा। अच्छा, अब वो भी शायद अगर ना करना चाहे वो काम, तो वो गणिका 24,000 और ऐसे जो पुत्र उनके हैं जो उस काम में से निकलना चाहे और कुछ और करना चाहे, तो वो 12,000 देके छूट सकते हैं और अपना और कार्य कर सकते हैं। फिर अच्छा, अब सारे जो जो बूढ़ी गणिकाएं हैं वो सबके सब तो मातृ नहीं बन सकती, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपको उनके लिए और भी जीविका का प्रबंध करना होगा, यू विल हैव टू एंश्योर कि और भी कुछ वो काम कर सके। तो क्या, तो उसके लिए 12वां जो वाक्य है वो कहता है, गणिका दासी भग्न भोगा कोष्ठागारे महानसे व कर्म कुर्यात्, कि जो वेयरहाउस का काम है आपका, कोष्ठागार वेयरहाउस रिलेटेड जो काम है वो काम वो लोग कर सकती है। एक्चुअली हमने वो सूत्राध्यक्ष का जो टेक्सटाइल का देखा था, उसमें भी हमने देखा था कि जो गणिकाएं हैं, जो बूढ़ी गणिका है, वो वहां पर भी काम कर सकती है। उसके अलावा महानसे महानस मतलब किचन, जहां पर खाना बन रहा हो, वैसे कार्य में वो उनकी आजीविका चल सकती है। या वेयरहाउस, जो उनकी स्टोर हाउसेस है, वहां का जो काम हो, वहां पर भी वो काम कर सकती है। तो उनको उस तरीके से देयर आर अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटीज कि वो लोग अपना काम करती रहे। क्योंकि गणिकाओं के लिए ये बात तो निश्चित है कि बट फॉर सम, कि कुछ कुछ ऐसी हो जो गृहस्थ जीवन में सेटल हो जाए, पर अधिकतर लोगों के लिए गृहस्थ जीवन में सेटल होना तो वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उनको तो आपको कोई ना कोई, उनके लिए तो उनका जीवन चलता रहे इसका प्रबंध करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द स्टेट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ दैट, ठीक है। फिर ये इंटरेस्टिंग है।
भोगम दायम आयम व्ययम आयतिं च गणिकायाः निबंधये, कि गणिकाएं जो है, ठीक है, जिनको आप वेतन दे रहे हो, है ना, जितना भी वेतन आप उनको दे रहे हो, उस हिसाब से आपको उनका क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या उनका खर्चा है, इस सब का आपको वो जो इस्टेब्लिशमेंट, गणिका का इस्टेब्लिशमेंट होगा, उसका आपको भी ध्यान रखना है। और अगर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है तो वो राजा जो गणिका अध्यक्ष है, उसने उस पर देखना भी कि भाई क्यों चल रहा है, और उनको समझाना कि भाई आप जितना कमा रहे हो उतना ही आप खर्चा करो। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन गणिकाएं हैं, उनको सजना धजना है, श्रृंगार करना है, अलंकार करना है, तो उस हिसाब से उनके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। तो मेंटेनिंग, इंश्योरिंग कि वो भी बहुत ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, दे विल बी lured into doing things which they shouldn't be doing। इसलिए उनका खर्चा भी कंट्रोल में रहे, ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है। ये ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट टू हैव थॉट थ्रू दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे लगा कि अच्छा उनका खर्चा क्या है, इसका भी आप ध्यान रखो। अभी तक हमने ये कहीं नहीं देखा, पर ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कार्य ऐसा है, ये सर्विस ऐसी है जिसमें पॉसिबल है कि आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो। जैसे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो मॉडलिंग वगैरह आप देखो, तो इफ यू जस्ट कंपेयर अ लाइफ ऑफ अ मॉडल इन दैट सेंस, राइट, तो उनको अपने आप को मेंटेन भी करते रहना चाहिए। मेंटेन करने के लिए उनको खर्चा भी बढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इफ दे लूज देयर चार्म, इफ दे लूज देयर सौंदर्य, जैसे गणिकाएं है ना, तो वो अपना जो स्थान है उससे भ्रष्ट हो जाएंगी। तो ये सब उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द होल फैशन मीडिया entertainment industry that we see today in that sense. They also recognized that these people's work lifespan is very short. Correct. क्योंकि youth lasts only for so long. Correct, exactly. Very very well said. इसीलिए तो वो जो बूढ़ी गणिकाएं हैं, या बेसिकली बूढ़ी भी नहीं, बट पीपल हु लूज देयर चार्म या who lose their सौंदर्य, उनके लिए भी there is arrangement done, है ना, जो mature age की होती है, mature age, not older but mature। हाँ, क्योंकि इनका गृहस्थ जीवन में सेटल होना तो असंभव है, तो उनका ध्यान भी स्टेट में ही रखना पड़ेगा इन दैट सेंस। तो ओके, फिर हाँ, और उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि वो लोग बात वगैरह करने में सॉफ्ट हो, पोलाइट हो। अगर गणिकाएं किसी के साथ बहुत अच्छे से ना बात करे, स्पेशली अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ, या जिनके लिए वो काम करे, जिनको एंटरटेनमेंट कर रही है, या उनको फिजिकली हर्ट करे, ठीक है, तो भी उनको दंड दिया जाएगा, जो हम एक्चुअली आगे भी देखेंगे थोड़ा सा, कम टू दैट। अच्छा, अब गणिका होना का अर्थ ये नहीं है कि यू आर अवेलेबल टू एनीबडी जस्ट बिकॉज दैट पर्सन वांट्स यू। तो इस तरीके से उनकी रक्षा करना भी स्टेट का कर्तव्य है, वो भी रिकॉग्नाइज होता है। तो कौटिल्य ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनकी रक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है, कि जस्ट बिकॉज वो लोग ये काम कर रहे हैं तो मन में आए वो उनका भोग करने के लिए उनको उन पर जबरदस्ती करे, ये नहीं चलेगा। तो उस विषय में थोड़ा देखते हैं। तो दिस इज इन जनरल, इट स्टार्ट्स विद की स्त्रियों का इन जनरल, एंड फिर वो गणिकाओं पे आता है। तो वो कहते हैं 21वां वाक्य जो है, अकामायाः कुमार्यावा साहसे उत्तम दंडः। ऐसी स्त्री who is not desiring, जिसकी हाँ ना हो, जो आपसे संभोग ना करना चाहे, अकाम जिसमें, जो who doesn't desire you, who is not interested, जिसकी कंसेंट नहीं हो, ऐसी स्त्री, या फिर कुमारी, अंडर एज स्त्री, लड़की जो है, इनके साथ अगर कोई जबरदस्ती करेगा, इनको छेड़ेगा, तो हाईएस्ट दंड, उत्तम दंड आपको मिलेगा। इसके अलावा सकामयाः पूर्व साहस दंड। अच्छा, ये हम नॉर्मल स्त्रियों की बात कर रहे हैं, नॉट गणिका, ठीक है। तो ये नॉन गणिकाओं की बात है कि नॉन गणिका में भी जो जिसका डिजायर ना हो या जो अंडर एज हो, उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। द
policing factor here then comes is that even if she is interested, if some lady is interested, तो भी आप व्याभिचार नहीं कर सकते अगर वो नॉर्मल गृहस्थ के घर से हो, ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो आगे चल के तो हम और भी देखेंगे कि मतलब किस तरीके से सोशल नॉर्म्स थे, ठीक है। तो व्याभिचार इन जनरल इज नॉट अलाउड अनलेस एंड अनटिल आप रिकॉग्नाइज्ड हो कि अच्छा आप या तो गणिका हो या तो आप सेक्स ट्रेड में, सेक्स ट्रेड तो नहीं सॉरी, आप ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हो। तो नॉर्मल सिचुएशन में अ नॉर्मल स्त्री का व्याभिचार वाज नॉट अलाउड और वो पनिशमेंट दोनों को मिलता है। ये हम थर्ड सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पे तो देख जस्ट टच्ड इट, पर ये हम थर्ड सेक्शन में जो सोशल नॉर्म्स की बात आती है वहां देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे अब वो जो कहते हैं वो गणिकाओं की बात है। गणिकाम अकामा रुंधते निष्पातयोः वा वृणविदारेण वा रूपम उघ्नतः साहस दंड। गणिकाओं में भी अगर गणिका से ने आपके पैसे भी लिए नहीं और वो आपको आपकी सेवा नहीं करना चाह रही, तो उसको उस पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको फिजिकली परेशान नहीं कर सकते। उसकी कोई भी, जैसे इसमें लिखा है कि रूपम उघ्नतः, कि उसकी कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट को आप अगर उसको खराब करना चाहे और या आपने खराब किया होगा, इसको काट लिया या उसके नाक पे कुछ कर दिया या ऐसे कुछ उसको फिजिकली परेशान किया, तो भी आपको दंड मिलेगा। एक तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते और दूसरी बात आप उसको फिजिकली आप उसे परेशान भी नहीं कर सकते, या उसको फिजिकल कोई परेशानी हो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, तो आपको दंड मिलेगा। अच्छा, प्राप्त अधिकाराणाम गणिका घातयतो निष्क्रिय त्रिगुण दंड। अभी अगर हम समझे ना, तो आई हैव अंडरस्टूड एट लीस्ट कि गणिकाएं जो थी, देयर वर सम गणिका जो राजा के द्वारा नियुक्त होती थी, इन द सेंस वो राजा के कार्य में होती, ठीक है। तो गणिकाएं अपॉइंट होना, ये सब जो ध्यान रखने का काम गणिका अध्यक्ष का था, पर उसमें भी कुछ हु वर इन द सर्विस ऑफ द किंग, जो रॉयल इसके सर्विस में थी। बाकी अपना अपना खुद का जो काम आजीविका है वो चलाती थी समाज के इसमें, ठीक है। तो जो ऐसी, तो जैसे उन्होंने कहा कि अकामा हो, उसको परेशान करने से आपको दंड मिलेगा, परंतु ऐसी गणिकाएं जो राजा की इसमें नियुक्त थी, जो राजा की सेवा में नियुक्त थी, उसको तुम ऐसा कुछ डिसफिगर करोगे या परेशान करोगे तो क्या होगा कि जो हमने निष्क्रिय ये देखा था ना, कि अगर कोई गणिका छोड़ के जाना चाहे काम, तो उसको 24,000 पण दंड, 24,000 पण चुका के वो निकल सकती है। तो इस तरीके से आप राजा के कार्य सेवारत जो गणिका है, उसको अगर आप डिसफिगर करोगे या उस पर जबरदस्ती करोगे, तो आपको 24,000 का 3 गुना 72,000 दंड के रूप में भरना पड़ेगा, स्पेशली ऐसी गणिका जो राजा की सेवा में नियुक्त हो, ठीक है। दैट इज द दंड। फिर उसी तरीके से सिर्फ मेन गणिका नहीं, पर गणिका की जो गणिका एस्टैब्लिशमेंट की माता हो या बेटी हो या भगिनी हो या दासी हो, इनके किसी के भी साथ अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि या तो जबरदस्ती करते हो या उनको परेशान करते हो, फिजिकली उनको कोई परेशानी हो ऐसा काम करते हो, तो आप सबको उस चीज में, उस केस में आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, और उत्तम साहस दंड, द हाईएस्ट ऑफ द दंड जो आपको देना पड़ेगा। फिर अच्छा, तो ये जैसे हमने देखा, राजा जो स्टेट है वो अगर राजा की सेवा में गणिका हो तो उसको रेगुलर पगार देती है, ठीक है। सारी गणिकाओं को रक्षा प्रोवाइड करते हैं, उनके कुछ राइट्स है वो सब उनको मिला हुआ है, प्रोटेक्शन इज बाय स्टेट, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। उन पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये सारे है। पर जब ये सर्विस है तो उसका अर्थ आप पर भी कुछ रूल्स, जैसे जो गणिका स्वयं है उन पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, है ना। तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम देखते हैं, पेज नंबर 206।
राज आग्नेया पुरुषम अनभिगच्छन्ति गणिका शिफा सहस्त्रम लभेत पंच सहस्त्रम व दंड। कि सपोज राजा ने किसी गणिका को किसी और की सेवा में भेजा, ठीक है, बिकॉज ये गणिका कैसी है, वो रॉयल सर्विस में नियुक्त गणिका है। उसको राजा ने अपने किसी कार्य से किसी और की सेवा में भेजा, और अगर वो गणिका वो बात ना माने तो क्या होगा, उसको शिफा सहस्त्र 10 लैशेस 1000 लैशेस पड़ेंगे, ठीक है। तो सम थिंग्स कैन नॉट बी रिफ्यूज, स्पेशली अगर वो राजा के पास से डायरेक्ट आ रही है। या फिर 1000 विप्स नहीं चाहिए तो कोई नहीं, आप 5000 रुपए दंड दो। तो या तो फिजिकल या तो मॉनेटरी, किसी तरीके से आपको दंड भुगतना पड़ेगा। उसके अलावा भोगम ग्रहित्वा द्विशत्या भोग द्विगुण दंड। आपने किसी क्लाइंट से पैसे ले लिए और फिर आप उनको तिरस्कार कर रहे हो, ठीक है, तो इस परिस्थिति में आपने जो क्लाइंट से पैसे लिए हैं उसका डबल आपको चुकाना पड़ेगा दंड के रूप में, ठीक है। तीसरा, वसति भोग अपहारे भोगम अष्ट गुणा दद्यात् अन्यत्र व्याधि पुरुष दोषेभ्य। जैसे मैंने कहा, गणिकाओं के अलग अलग काम है। इन सम केसेस इट कुड ओनली बी एंटरटेनमेंट, ठीक है, कि जरूरी नहीं है इट वाज ऑलवेज अबाउट सेक्स, कि वो नाच देखने आए हो, गाना सुनने आए हो, आप एंटरटेन कर रहे हो, दैट कुड आल्सो बी अ थिंग, राइट। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जब आप क्लाइंट से पैसे ले रहे हो और आप उनको सर्विस ना दो, मुंह बनाओ, तिरस्कार करो उनका, तो आपको द्विगुना दंड देना पड़ेगा। परंतु वस्ती भोग अपहारे, वस्ती भोग मतलब बेसिकली व्हेन वो आपके साथ रह रहे हैं overnight, when they spend a night with you, which basically means it is a sex thing, right? कि उस सिचुएशन में अगर आप पैसे ले रहे हो और आप सर्व नहीं कर रहे तो आपको 8 गुना दंड देना पड़ेगा। परंतु उसमें कुछ केसेस एग्जेम्प्ट है जिसमें आपको दंड नहीं देना पड़ेगा। कौन से केसेस एग्जेम्प्ट है? अगर व्याधि पुरुष में ही कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर वो इम्पोर्टेंट हो या पुरुष में ही ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो उस केस में गणिका can't do anything, right? She can choose not to serve, or the client may not be satisfied. That is his lookout. उस केस में गणिका को कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी they have very well identified कि एक्चुअल प्रॉब्लम आपको उसी बात का दंड मिलेगा जो आपके काबू में है और आपने नहीं किया, जिसके लिए आप अकाउंटेबल हो सकते हो। तो उतनी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है, इवन इसमें जहां पर वो एक्चुअली सब कुछ ब्रीफ में बता रहे हैं। तो एनीवेज, अच्छा, उसके अलावा अगर वो जो आपकी क्लाइंट है उसको आप, अगर गणिका किसी तरीके से अपने क्लाइंट को इंजर करे या उसकी मृत्यु कर दे, उसको मार दे क्लाइंट को, तो उसको क्या, या तो उसको अग्नि पे जला देंगे या पानी में डुबा देंगे, ठीक है। तो अपने क्लाइंट को आप मार नहीं सकते, ऑफ कोर्स, वो तो हर जगह होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको दंड देना पड़ेगा। फिर अगर गणिका भरणार्थ भोगम व अपहरतो अष्टगुण दंड। अगर कोई क्लाइंट सर्विस तो ले ले, ठीक है, इट गोज बोथ वेज, राइट। अगर आपने पैसे दिए और सर्व ना करे गणिका, तो गणिका को पनिशमेंट मिलेगा। परंतु कोई क्लाइंट जो सर्विस ले ले परंतु उसका भोग ना दे, उसको जो फीस है वो ना दे, तो क्या होगा, तो उस केस में वो अष्टगुण 8 टाइम्स उसको दंड भुगतना पड़ेगा। और बेसिकली ये गणिका भोगम आयाति पुरुषम च निवेदित, और उसकी जो भी फीस होगी और उसे और भी कुछ चाहिए तो वो पुरुष से बोल सकती है डायरेक्टली, ठीक है। तो जो राजा के इसमें है, जो स्पेसिफिक केसेस है, उनको तो अपना अपना जो अलग से जो 1000 महीने जो सैलरीज वगैरह है या और कुछ सैलरीज है वो रेगुलर इनकम है। बट बाकी जो गणिकाएं हैं who are otherwise also serving people outside of the राजा, जिनको स्टेट काम के लिए मे बी पूरी पार्ट ऑफ सैलरी इज नॉट कमिंग फ्रॉम देयर,
जिनका काम, जिनको एंटरटेनमेंट ऑफ द समाज की जो बाकी लोग हैं उनके लिए है, वो अपनी फीस स्वयं निश्चित कर सकती है और वो जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको बता सकती है और उस हिसाब से ले सकती है। बट एज आई सेड कि उस सबका भी उनको ध्यान रखना है, जो भी वो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने पैसे दे रहा है, फीस कितनी ले रही है, ये सब उनको बताते रहना है। जो गणिकाध्यक्ष है उनको ये सब का नोट तो करते रहना, बिकॉज एक तो पता भी चले कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और दूसरी बात कि आपको टैक्स, उस पर जो आपका टैक्स, इनकम टैक्स भरोगे वो भी आपको भरना है। तो उन दोनों चीजों के लिए ये पता होना आवश्यक है। फिर एतेन नर्तक, अच्छा ओके, आई एम नॉट रीडिंग द होल थिंग, बहुत लंबी वो संधि है, बट बेसिकली द पॉइंट इज कि जैसे एक सेकेंड, कि ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है इन द सेंस ऑफ कि आप क्लाइंट से पैसे ले रहे हो, सर्व नहीं कर रहे, या क्लाइंट आपको आपकी सर्विस ले रहे हैं, सर्व नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह, ये केवल गणिकाओं के प्रोफेशन के लिए नहीं परंतु पूरे एंटरटेनमेंट प्रोफेशन के लिए है। दिस इज व्हाट दिस इज। बेसिकली जो नर्तक, गायक, वादक वगैरह वगैरह, शिल्प जो बेसिकली सब में स्टेज सेटअप या सेटिंग करने में और उस सब में इन्वॉल्व हो, इन सब पर ये रूल्स लागू होते हैं एसेंशियली, ये कहा गया। ठीक है, जो हमने गणिकाओं के लिए देखा इन सब पर ही होता है, बिकॉज अगेन यू सी ये पूरे का पूरा वो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज सच में लेते हैं, इसलिए उनपे जो रूल्स है, दंड है वगैरह वगैरह आर वेरी सिमिलर इन दैट सेंस। फिर तेषां तुर्यम आगंतुकम पंचपणाम प्रेक्षा वेतनम रूपा जीवा भोग द्वय गुणम मासम दत्तु, कि ये जो नट नाटिकाएं वगैरह की कंपनीज वगैरह जो नट नाटिकाएं वगैरह सब आएंगे, अगर कोई बाहर से भी आता है, अपने यहाँ पर है तो ऑफकोर्स आप जो चार्ज करोगे हो, जो कोई बाहर से भी आता है और वो परफॉर्मेंसेस वगैरह कर रहे हैं, तो दे हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट एज ड्यूटी या एज टैक्स टू द गवर्नमेंट। जो हमने कहा है कि हर चीज का वो लोग, जैसे इनकम टैक्स है, ड्यूटी है, दैट इज ऑल टेकन केयर ऑफ जहां पर भी सर्विस की बात आती है। और जो रूप जीविका है, गणिका एंड रूप जीविका, नाउ रूप जीविका आर बेसिकली व्हाट इज मोर क्लोजर टू प्रोस्टिट्यूट्स। ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूशन की जो रूप जीविका है वो क्या करेंगी, अपने उनसे भी टैक्स लेंगे वो लोग, भोग द्वय गुणम, कि द टैक्स विल बी कि पूरे महीने में, एक्चुअली इसका दो तरीके से मैंने देखा, कि पूरे महीने के 2 दिन का जो उनका कलेक्शन होगा दैट विल बी टैक्स, और somewhere else I also said कि उनकी जो फीस होगी उसका 2 times is the tax ऐसे कुछ। But anyways, the point is that there was a tax on that as well. Again, reiterating because इसको पूरी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री माना गया है। फिर उसके आगे ठीक है, बाकी ठीक है। The other last one, 43rd जो है, संज्ञा भाषांतर तरज्ञाश्च स्त्रियः तेषां अनात्मसु चार घात प्रमादार्थम प्रयोज्या बंधुवाहनाः, कि ऐसी और जो स्त्रियां हैं, ये जो सारे नट नाटकों वाले ये स्त्रियां या गणिका है, रूप जीविका वगैरह वगैरह, क्योंकि ये दे आर वेरी टैलेंटेड, एक तो वो लोग सुंदर हैं, वो लोग एंटरटेन अच्छा करती हैं, उनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है, इनफैक्ट उनको होना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द कलर्स। ठीक है, वो साइन लैंग्वेजेस समझ पाती है, बॉडी लैंग्वेजेस समझ पाती है, इसलिए इनका जो काम है वो 4 गुप्तचरों के रूप में भी बहुत अच्छा है, कि आप एनिमीज की, जो आपके शत्रु है, इनके पास अगर आप इनको भेज दो तो वो लोग आराम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। अब इसमें तो कोई नई बात नहीं है, हनी ट्रैपिंग इस तो हम जानते ही है कि हनी ट्रैपिंग किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसी स्त्रियां होती है उसमें, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ है ना। काम क्रोध, काम बेसिकली, काम कैन इंड्यूस अ पर्सन टू नॉट थिंक ऑब्जेक्टिवली, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और नहीं करने का काम आप कर देते हो, नहीं बताने की बात बता देती हो। और ये स्त्रियां इतनी समझदार, इतनी इंटेलिजेंट, स्मार्ट है कि वो लोग अपने को जो सूचना समाचार चाहिए वो कलेक्ट कर देंगी, तो उनका उस तरीके से भी आप उन कार्यों में भी उनको आप लगा सकते हो। एंड विद दिस वी फिनिश गणिकाध्यक्ष। ओके, तो किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है?
यप, हाँ रोहित आम्रपाली की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी, बहुत सुंदर मूवी है वो आम्रपाली की, जिसमें वैजंती माला प्लेज आम्रपाली, बट बेसिकली इट हैज अ हिस्टोरिकल ओरिजिन कि वो अजात शत्रु है ना, अजात शत्रु और आम्रपाली, या वो अशोक की कलिंग की बात है। बिंबिसारा अजात शत्रु ऐसे है, आई मीन बोथ फादर एंड सन वाज आल्सो। करेक्ट। तो इनके टाइम पे वो आम्रपाली जो है वो कलिंग की मुख्य गणिका थी, जो राजा नियुक्त गणिका जो होती है ना, वैसे वो थी, और बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट। और अजात शत्रु जो थे वो तो शत्रु राजा थे, मगध के शत्रु राजा थे कलिंग के। और अजात शत्रु और उनके बीच का कुछ, देयर इज ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स विद अ वॉर एंड देयर इज अ प्रेम वगैरह वगैरह। इवेंचुअली ऐसा दिखाया जाता है कि आम्रपाली बौद्ध धर्म अपना लेती है। पर हाँ, बट यू सी कि गणिकाओं का बहुत ही प्रभाव होता था, स्पेशली जो मुख्य गणिकाएं होती थी, उनका भाव भी बहुत होता था। उनका घूमना करना जो सब होता था, वो पालकियों में जाएंगी, उनको रिस्पेक्ट इतना मिलता था। तो आज इसीलिए मैंने बार बार कहा कि इनको टू वेरी सिंपली ट्रांसलेट एज प्रोस्टिट्यूट्स या वैश्या, ये सही नहीं है। अलग अलग लेवल्स होता था, वैसे भी होती थी। जैसे रूप जीविका जो है, दैट वाज मोर क्लोज टू जस्ट प्रोस्टिट्यूशन, पर गणिकाओं का अलग होता था। दीज वर एंटरटेनर्स, राजा, एंड नॉट नेसेसरली इन अ बैड वे। कंपेनियनशिप्स भी उनसे, वो कंपेनियनशिप भी प्रोवाइड करती थी राजाओं को, तो उस तरीके से भी इसको देखा जा सकता। जो आम्रपाली थी उसका तो टाइटल था नगरवधु। नगरवधु का अर्थ ही गणिका होता है। हाँ, तो उसका तो दैट इज बेस्ड ऑन आचार्य चतुर्सेन शास्त्री's नॉवेल, आई थिंक, वैशाली की नगरवधु। बट नगरवधु इज बेसिकली क्या? नगरवधु मतलब वाइफ ऑफ द सिटी, है ना, सिटी की ब्राइड, मतलब कौन? गणिका, इन दैट सेंस। एंड दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड। एब्सोल्युटली, दे वर वेरी वेल रिस्पेक्टेड। उनका भाव भी अलग होता था। वो ऐसे ऐसे अरे बेचारे की तरह बात भी नहीं करती थी। उनका नहीं, बहुत नाटक बहुत होते थे उनके। और कुछ एनीबॉडी एल्स, और कुछ कहना है, पूछना है? वैसे अमी जी, इन महाभारत इज देयर समथिंग कॉल्ड पिंगला गीता व्हिच इज लाइक I mean somebody had told me there's something called Pingala Gita which is like Pingala is a Ganika and do you reckon anything like this? वो ये अनुशासन पर्व वगैरह में है क्या? मैं देख के बताती हूँ। हाँ, मैं भी ढूंढ दूँ। अगर उसमें है तो आप उस साइड उसमें हो सकता है, क्योंकि वो मेरा इतना कंठस्थ, आई मीन I'm saying that part. Yeah, sure. Yeah. परंतु एक और है ना, वो आदि शंकराचार्य की कुछ कथा है जिसमें भी आता है कि there's some कथा अराउंड इट। मैं वो आपको भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, ढूंढ के भेजती हूँ, कि his interaction with a गणिका। No, I mean नहीं, सत्यकाम वाला तो वो तो नहीं, वो कहानी अलग है। Jabala is the name of the lady. So that Pingala is like 24 gurus of Dattatreya. One of the gurus is Pingala. So I think it is somewhat related to that. हाँ, नहीं तो जो दत्तात्रेय की 24 है, जो 24 गुरुज है, उसमें से एक वो वैश्या का नाम लेते हैं। And correct, that could be Pingala. But that Dattatreya story, as far as I know, वो ज्यादा elaborate भागवतम में है, श्रीमद् भागवत in a conversation form और में कहानी आती है। हाँ, करेक्ट, विश्वकन्या पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, एब्सोल्युटली। वो गणिकाओं में से ही होगी, गणिकाओं में से ही थी रादर। ओके, ठीक है, तो आई थिंक वी कैन क्लोज। आज प्रार्थना कौन बोलेगा?